हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप राजधानी रांची के अलावा आप किस राज्य से हो, कमेंट जरूर करें। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की तय डेडलाइन के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के केवल 76% लाभुकों का ही ई-केवाईसी पूरा हो पाया है। 30 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन तय समय तक 24% लाभुकों का ई-केवाईसी अधूरा रह गया। हालांकि इस प्रक्रिया के जरिए सरकार को एक बड़ा फायदा भी हुआ है। ई-केवाईसी के दौरान 1,42,504 फर्जी राशन कार्ड धारी पकड़े गए हैं। इन लाभुकों के नाम पर अब तक सरकारी राशन का गलत तरीके से उठाव किया जा रहा था। अब राज्य सरकार इन रिक्त स्थानों पर नए पात्र लाभुकों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2,64,25,325 लोगों को अधिकतम लाभुक माना है, लेकिन यह सीमा 9 जून 2022 को ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जिसमें 25 लाख लोगों को शामिल करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में भी अब तक 24,99,000 से अधिक राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ई-केवाईसी की बात करें तो अब तक केवल 65% लाभुकों का ही सत्यापन हो पाया है। ई-केवाईसी के तहत लाभुकों को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होता है, जिससे फर्जी सदस्य या फर्जी कार्डधारी की पहचान की जा सके। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश रची जा रही थी? क्या भोगनाडीह में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी कोई सामान्य घटना थी? झारखंड की सियासत में आज हलचल मच गई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भोगनाडीह में पकड़े गए हथियारबंद लोगों का संबंध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सवाल उठाया, आखिर ये लोग हूल दिवस के कार्यक्रम में हथियार लेकर क्यों पहुंचे थे? उन्होंने आशंका जताई कि इस भीड़ में शामिल कुछ तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश रची जा रही थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम लिया और आरोप लगाया कि यह सब कुछ एक पूर्व प्रायोजित षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश 2019 विधानसभा चुनावों से ही रची जा रही है और जनता ने इस साजिश के कई रूपों को पहले भी देखा है। जेएमएम नेता ने चेतावनी दी कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें बेनकाब किया जाएगा। भोगनाडीह कांड के पीछे छिपे चेहरों को जनता के सामने लाया जाएगा। फिलहाल इस मामले में भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जेएमएम के इस आरोप के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गंभीर टकराव के दौर में पहुंच गई है। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुहर्रम को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी बैठक में शामिल हुए। डीजीपी ने निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जुलूस मार्ग का भौतिक सत्यापन हो, ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी हो और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। भड़काऊ गानों और डीजे पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी जिलों को शांति समिति की बैठकें कराने और नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए भोजन, पानी, मेडिकल टीम और बॉडी प्रोटेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। झारखंड पुलिस पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बरियातू इलाके में एक नेत्रहीन नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता और 2 सगे भाइयों ने 3 साल तक दुष्कर्म किया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे अमानवीय कृत्य में उसकी मां भी शामिल थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसकी मां ने उसका गर्भपात करवाया ताकि यह सच कभी बाहर ना आ सके। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए अपने पड़ोसी को आपबीती बताई, जिसके बाद तुरंत बरियातू थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पिता, एक भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा भाई फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसएसपी रांची ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए उसे पूरी सुरक्षा दी जा रही है। यह मामला सिर्फ एक बच्ची के साथ क्रूरता नहीं, बल्कि रिश्तों के नाम पर कलंक है। हम सबको मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मधवा टोल टैक्स के पास बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी।
इस भीषण हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतकों की पहचान लिलोतुरी, छोटूतुरी और राजनतुरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग नवडीहा ओपी क्षेत्र के जंगरीडीह से आषाढ़ी पूजा में प्रसाद खाकर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मधवा टोल टैक्स पार करने के बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जैसे ही हादसे की खबर गांव पहुंची, सदर अस्पताल में परिजनों का करुण क्रंदन गूंज उठा और माहौल बेहद गमगीन हो गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अज्ञात ट्रक की तलाश जारी है। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के छोटे भाई भरत कपूर का हैदराबाद में निधन हो गया है। वो बीते कुछ दिनों से AIIG अस्पताल में इलाजरत थे। भरत कपूर के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा, साथी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी के भाई श्री भरत कपूर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को यह पीड़ा सहने की शक्ति दें। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी इस दुखद घटना पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा, यह अत्यंत पीड़ादायक क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, यह खबर अत्यंत स्तब्ध करने वाली है। ईश्वर भरत कपूर जी की आत्मा को शांति दें। इस कठिन समय में मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री, विधायक और जनता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हम भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। AUM शांति EUM। रामगढ़ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। राजा रामगढ़ के वंशज और पूर्व कांग्रेस विधायक सौरव नारायण सिंह ने पद्मा किला की 30 एकड़ भूमि विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनके दादा राजा कामाख्या नारायण सिंह और संत विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित है, जो भूदान आंदोलन से जुड़े रहे थे। कुलपति डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया और इस योगदान को विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए ऐतिहासिक बताया। सौरव नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो वे और भूमि दान करने को भी तैयार हैं। राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य सेवा भाव से किया गया है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से। पूर्व विधायक का यह कदम न केवल शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देगा, बल्कि समाज को सेवा की सच्ची मिसाल भी पेश करता है। रांची के निवारणपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फ्लाईओवर के नीचे नाली निर्माण के दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फट गई। यह कार्य L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, तीव्र गैस रिसाव शुरू हो गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस की तेज गंध से सांस लेना तक मुश्किल हो गया। प्रशासन ने तुरंत आसपास के घरों और दुकानों को खाली करवा लिया। दमक्कल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गेल इंडिया की तकनीकी टीम को पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। स्थिति को नियंत्रित करते हुए गैस पाइपलाइन को बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही L&T और गेल इंडिया के अधिकारियों से जवाब तलब की तैयारी भी शुरू हो गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को लेकर नामकरण की मांगें तेज हो गई हैं। केसरवानी वैश्य सभा ने बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस फ्लाईओवर का नाम झारखंड रत्न डॉक्टर BP केशरी के नाम पर रखने की मांग की है। सभा की ओर से एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और संतोष गंगवार को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने के बाद ज्ञापन सौंपा। केसरवानी सभा का कहना है कि डॉक्टर BP केशरी ने झारखंड राज्य निर्माण और सामाजिक चेतना में अहम योगदान दिया है, इसलिए उनके नाम पर यह फ्लाईओवर राज्य के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि 3 जुलाई को रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होना है। इसको लेकर फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर विभिन्न संगठन सुझाव दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर को किस नाम से नवाजा जाएगा। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
नगड़ी थाना क्षेत्र के रिंग रोड हाजी चौक पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक जगन्नाथपुर मेला देखने जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी और रिंग रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। हालात को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और ट्रक व चालक की तलाश जारी है। झारखंड सरकार के 2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, पंचायती राज सचिव और कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त, फिलहाल रिक्त हैं। पंचायती राज सचिव रहे विनय कुमार चौबे को एसीबी ने 21 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिसके बाद से इस विभाग का शीर्ष पद खाली है। वहीं कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त हरिकुमार केसरी 30 अप्रैल को रिटायर हो गए, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी न तो नए आयुक्त की नियुक्ति हुई है और न ही किसी को प्रभार दिया गया है। कोल्हान में प्रमंडलीय आयुक्त का पद खाली रहने से विशेष रूप से जमीन से जुड़ी फाइलें लंबित हैं और प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित हो रही है। यह स्थिति तब है जब हाल ही में राज्य सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों की नई पोस्टिंग की है। फिर भी इन 2 पदों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पंचायती राज विभाग को पेसा कानून को अंतिम रूप देना है, जिसे लेकर हाईकोर्ट सरकार को बार बार फटकार लगा चुका है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विभागीय सचिव को नोटिस भी भेजा था। प्रशासनिक खालीपन का असर अब नीतिगत फैसलों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर साफ दिखने लगा है। झारखंड के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वह 7 जुलाई से 11 जुलाई तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहेंगे, जहां वे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले 17 मई को वे यूनाइटेड किंगडम की एक निजी यात्रा पर गए थे, जो लगभग 1 सप्ताह तक चली थी। हालांकि इस बार की यात्रा पूरी तरह सरकारी है और स्वास्थ्य एवं विकास से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित है। अजय कुमार सिंह झारखंड के वरिष्ठ और अनुभवशील आईएएस अधिकारियों में गिने जाते हैं और सरकार की ओर से अक्सर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता रहा है। गुमला से बड़ी खबर सामने आई है। नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला पुलिस ने 40 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके पास से 10,13,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मण नगर और चाहा गांव में की गई। मुख्य आरोपी आकाश पासवान को पहले पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद बादल साहू, छोटू साहू और मनिट के नाम सामने आए। बादल और छोटू के घर से ब्राउन शुगर के अलावा नकदी, मोबाइल और वेट मशीन जब्त हुई, जबकि चौथे आरोपी मनित के घर से 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद और 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह ब्राउन शुगर कहां से लाई गई और कहां सप्लाई की जानी थी। एसपी ने कहा कि नशा कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे ध्वस्त किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची से एक गर्व और चिंता की खबर एक साथ सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय वूशु खिलाड़ी तनुश्री द्विवेदी का चयन मैक्सिको में होने वाले बाटुमी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में हुआ है। लेकिन इस सुनहरे अवसर के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी है, आर्थिक तंगी। तनुश्री को मैक्सिको जाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपये की जरूरत है, जो उनके साधारण परिवार के लिए जुटाना आसान नहीं। उनके पिता पंकज द्विवेदी खादगड़ा बस स्टैंड में काम करते हैं और खुद तनुश्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। 2014 से वुशु खेल रही तनुश्री के नाम कई राष्ट्रीय पदक हैं, लेकिन अब जब देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है तो पैसे की कमी उसे रोकने पर तुली है। तनुश्री कहती हैं, अगर मदद नहीं मिली तो लोन लेकर देश के लिए जाऊंगी, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कॉलेज के खेल निदेशक अभय सागर मिन्स, शिक्षक परमेश्वर महतो और कई लोग तनुश्री की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन समय कम है। उन्हें 21 जुलाई तक पूरी राशि जुटानी है। B2B न्यूज इस रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार और खेल मंत्रालय से अपील करता है, ऐसी होनहार बेटी की मदद कीजिए ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और झारखंड का नाम रोशन कर सके। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज प्रिज्म कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने विधु गुप्ता को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया।
यह इस घोटाले में 8वीं बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव और आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी एसीबी ने जेल भेजा था। जानकारी के अनुसार प्रिज्म कंपनी को शराब की बोतलों पर चिपकने वाले होलोग्राम बनाने का काम दिया गया था, जिसके लिए अनुचित रूप से ऊंची कीमत पर ठेका पास किया गया। आरोप है कि इस सौदे से मिलने वाला कमीशन सीधे उत्पाद सचिव तक पहुंचता था। एसीबी अब इस मामले से जुड़े अन्य ठेकेदारों और अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रही है। शराब घोटाले की परतें लगातार खुल रही हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। चाकुलिया ब्लॉक के मालकुंडी पंचायत में ग्रामीणों ने सड़क न बनने से नाराज होकर पंचायत सचिव को कुर्सी से बांधकर बंधक बना लिया। घटना मंगलवार की है, जब पंचायत सचिव गुलाम हुसैन गांव में सरकारी योजना की जानकारी लेने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से कसकर बांधा और चारों ओर लाठी लेकर घेराबंदी कर दी। गांव वालों का आरोप है कि बरसात में 4 किलोमीटर की कच्ची सड़क बह गई। अब न खेतों तक पहुंच है, न इलाज के लिए रास्ता। 4,04,80,000 रुपए का एस्टीमेट तो बन गया, पर काम 1 इंच नहीं हुआ। चुनाव में वोट बहिष्कार तक की चेतावनी दी गई थी, फिर भी सिर्फ वादे मिले। सचिव को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे, लेकिन गांव वालों ने अधिकारियों से सख्त लहजे में जवाब मांगा। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाया गया और फिलहाल जंगल से वैकल्पिक रास्ता बनाने का आश्वासन दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर एक महत्वपूर्ण आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने रातू रोड फ्लाईओवर और गढ़वा में एनएचएआई द्वारा बनी सड़क के उद्घाटन की तिथि आगे बढ़ाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने बताया कि वह इन दिनों दिल्ली में इलाजरत अपने पिता शिबू सोरेन की देखभाल में व्यस्त है और 3 जुलाई को आयोजित समारोह में शरीक नहीं हो सकते। पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही यह केंद्र की परियोजना है, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग हर चरण में सक्रिय और महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो, एनओसी या स्थानीय समन्वय। उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन उनके लिए गर्व का क्षण होता, लेकिन पिता की तबीयत को प्राथमिकता देना उनकी मजबूरी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि अगर संभव हो तो उद्घाटन समारोह की तिथि पुनर्निर्धारित की जाए, ताकि वे स्वयं मौजूद रहकर इस उपलब्धि का हिस्सा बन सकें। उधर एनएचएआई की ओर से समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची और गढ़वा में बैनर पोस्टर लग चुके हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बुधवार को देवघर और दुमका के डीसी, एसपी सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की जाए और किसी भी हालत में भगदड़ जैसी स्थिति न बने। मुख्य सचिव ने कहा कि मेले के दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं एआई आधारित सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी, समतल रास्ते, फिसलन रहित सीढ़ियां और अलग अलग आवागमन मार्ग, बिजली गुल होने पर तुरंत वैकल्पिक बहाली की व्यवस्था, एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर के साथ नियंत्रित भीड़। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मी तब तक पोस्ट न छोड़ें जब तक उनका विकल्प न आ जाए। बारिश को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था पर भी खास जोर दिया गया है। टेंट सिटी में शौचालय, शयन और डिस्पोजल बेड कवर जैसी सुविधाओं का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए जगह जगह होर्डिंग, दिशा निर्देश और क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित मुख्यालयों को निर्देश दिया है कि वे मौके पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण करें और कमियों को समय रहते दूर करें। रांची के स्मार्ट सिटी परिसर स्थित जेयूपीएमआई भवन में 4 जुलाई 2025 को सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य की महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, मंत्रालय के सचिव
संस्थान के निदेशक, राज्य के मुख्य सचिव सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि देश भर में इस संस्थान के कुल 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही संचालित हैं। वर्ष 2014 में इसे पटना में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के न्यू रायपुर में इसे शुरू करने की योजना बनी, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सकी। अब झारखंड को यह उपलब्धि मिली है और यह केंद्र सफलतापूर्वक रांची में खोला जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 2 आधुनिक कक्ष होंगे, जहां एक साथ 75 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले सकेंगे। साथ ही इसमें 78 कमरों वाला छात्रावास भी होगा। इस केंद्र के शुरू होने से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य जैसे अधिकारी शामिल होंगे। इस पहल से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन सामर्थ्य और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर गुणवत्ता और गति आएगी। झारखंड में यह केंद्र महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।